बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक के साथ एक दफा फिर औरंगजेब सोहरवर्ती आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक बिजनेस से मुताल्लिक है, तालीम से मुताल्लिक है, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर का वर्ड बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बनता रहा है, बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन रहा है। तो आज हमने सोचा कि एक बहुत ही तजर्बाकार उस्ताद को बुलाया जाए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बच्चों को ग्रूम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है अप्लाइड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही काबिल उस्ताद जनाब प्रोफेसर इरफान सिद्दीक साहब। सर बहुत बहुत वेलकम आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब साहब। इरफान साहब, आपके तजर्बे और आपकी तालीमी और तदरीसी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे हम। प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि काइंडली ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस पढ़ाया नहीं जा सकता, ये सीखा सिखाया काम है, ये प्रैक्टिकल काम है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? औरंगजेब साहब, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो अक्सर औकात जो है ना इस पे बड़ी डिबेट भी चलती है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर हम जनरल एजुकेशन की बात करें तो जनरल एजुकेशन एक स्पेसिफिक एरियाज को जो है वो कवर कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जो है अगर हम स्पेसिफिकली बिजनेस एजुकेशन की बात करते हैं तो बिजनेस एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एरियाज हैं जो ऑलरेडी एक शख्स को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो फिर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है इसकी ज़रूरत क्या है, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बात ये है कि जब आप लिटरेचर को देखते हैं तो लिटरेचर में पता चलता है कि ये जिस तरह से हम एक डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर के साथ अटैच कर लें तो वो शायद बहुत सारी स्किल्स तो सीख लेगा और वो जान जाएगा, लेकिन उसे आप डॉक्टर नहीं कह सकेंगे। ऐसे ही अगर एक किसी स्टूडेंट को जो है ना वो लॉयर के साथ आप अटैच कर लें और आप कहेंगे जी ओके फाइन, आप जो है ना वो एक लॉयर के साथ काफ़ी अरसा गुजार लें, तो वो हो सकता है कि बहुत सारे केसेस की बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले और बहुत अच्छे जो है ना वो अपनी वहाँ पर जाके जो है ना वो जरा भी कर सके और बहस भी कर सके, लेकिन उसे आप लॉयर नहीं कहेंगे। सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पर वी हैव टू मेक द एंटरप्रेन्योर, वी हैव टू डेवलप देम इन सच अ वे। हम उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी बात करते हैं। हम जो है ना वो ये बात नहीं करते उनसे कि जी बस आप सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन को समझ लें और उसको जान लें और बस उसके बाद जो आपका दिल करे वो आप करें, बल्कि यहाँ पर उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको जानने के बाद फिर दोबारा से उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, एक ये है कि यू हैव टू नो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। दूसरा ये है कि आपने उसको करने के बाद सिर्फ एक रिपोर्ट की शेप में, एक बिजनेस प्लान की शेप में कहीं कोने पे नहीं रख दिया, बल्कि उसे आपने इम्प्लीमेंट किया। दूसरी जो चीज है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम इस एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की बात करते हैं तो यस, अगर आप वेरी माइक्रो बिजनेसेस को देखें तो शायद वहां पर हम ये बहुत सारा एक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं जहां पर लोगों की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है या जीरो होने के बराबर है, और स्टिल दे आर डूइंग माइक्रो बिजनेसेस देयर। तो शायद वहां पर आप ये कहें कि जी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन्होंने सारी जिंदगी वो माइक्रो बिजनेस ही करना है? क्या उन्होंने उसको जो है ना ग्रो नहीं करना? क्या उन्होंने उसको आगे लेकर नहीं जाना? उसका एम्प्लॉयमेंट साइज नहीं बढ़ाना? उसकी जीडीपी को जो है जीडीपी पर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? या क्या वो बोझ ही बने रहेंगे? उसके लिए उनको वो जो एक सोचने का अमल है, वो सोचने का अमल ये तालीम देती है। ये तालीम जो जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन बेसिकली कह रहे हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन वो एजुकेशन है जो सिर्फ आपको उस एक एम्प्लॉयमेंट के खुलिये से बाहर निकालती, आपको ये कहती है कि जनाब आप एक एम्प्लॉय बन सकते हैं और आप बहुत सारे एम्प्लॉयर बन सकते हैं और आप बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एम्प्लॉय रख सकते हैं, आप उनको जो है ना वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं। और फिर जाहिर सी बात है वो एक वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा अगर जो है ना वो आप जो है उस तालीम के जुमरे से नहीं गुजरेंगे, उस तालीम से नहीं गुजरेंगे।
तो जिस तरह से हम डॉक्टर बनाते हैं, जिस तरह से हम That's it. इंजीनियर्स को जी। जो बनाते हैं, ऐसे ही सर जी, हम जी। जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को भी तालीम को बहुत जरूरी समझते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन। अब ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब देखिए 2-3 तरह की कैटेगरीज है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और बिजनेस के हवाले से। ये भी बहुत ज्यादा मिथ्स पाए जाते हैं और हर कोई अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलवाना शुरू कर देता है, नॉट रियलाइजिंग कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एंटरप्रेन्योर में इजाफी होते हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस पर्संस में नहीं होते। तो अपनी तालीम के जरिए या अपनी तदरीस के जरिए आप इस चीज को कैसे क्लियर करते हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस करने में और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए बिजनेस करने में क्या फर्क है? औरंगजेब साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये जो दुखती रग है ना जी, ये आपने माशाल्लाह ये पकड़ी हुई है। असल में हमारा रोना भी यही है, हमारा रोना भी पिछले 14-15 साल में यही है कि एक्चुअली जो चीज मार्केट का हॉट केक बनता है उसको जो है ना हर एक ये समझता है कि ये मेरे लिए यही है। पिछले कुछ सालों से जो है ना ये एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड भी ऐसा आया है कि जिसको कुछ भी समझ नहीं थी उसने कहा जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और या मैं एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन से लिंक्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ और मैं एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करवा देता हूँ। बात यह है कि इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है हमें पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा और जब हम इसके स्टार्ट को देखते हैं तो स्टार्ट में डेफिनेटली इस एंटरप्रेन्योरशिप का जो लिंक है वो इकोनॉमिक्स के साथ कहीं पर लिंक निकलता है और इकोनॉमिक्स के जो हमारे बड़े बड़े ऑथर्स गुजरे हैं और जो है ना वो स्कॉलर्स गुजरे हैं और जो बहुत अच्छी जिन्होंने डिबेट की है उन्होंने ही इस एंटरप्रेन्योर के वर्ड को यूज किया। अब समहाउ इस चीज को समझने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक बिजनेस का नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना वो एक ए शॉप खोल कर बैठे हुए हैं एक जगह पर और उसी जगह पर एक और शख्स बी शॉप को खोल कर बैठा हुआ है, तो ये दोनों में से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एंटरप्रेन्योर। उसमें से एक का माइंडसेट ये हो सकता है कि आज मैं जिस जगह पर हूं अगले 10 साल बाद भी इसी जगह पर हूं, और दूसरे का ये माइंडसेट हो सकता है कि मैं जो आज यहाँ पर हूं, यहाँ मैं 2 साल के बाद 3 साल के बाद अब ये पूरी मार्केट मेरी हो जाएगी और उसके बाद मैं ग्रो कर जाऊंगा। आज मेरे 10 एम्प्लॉइज हैं, कल मेरे जो है ना वो 1000 एम्प्लॉइज हो जाएंगे। आज जो है ना वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम है, कल मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज मैं इतने लोगों को फायदा इस पूरे कारोबार से दे रहा हूं और उसके बाद ये मेरा फायदा बहुत बढ़ जाएगा और बहुत आगे तक ये चला जाएगा। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंडसेट है ना जी, वो बेसिकली वो डिफाइन करती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स आपको कई मर्तबा एम्प्लॉइज के अंदर भी नजर आ रही होती है, वो एम्प्लॉइज के अंदर भी नजर आ रही होती है। यानी वो जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो उसका माइंडसेट का ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से नहीं है, उस माइंडसेट का ताल्लुक उस पब्लिक एम्प्लॉई से भी है जो शायद किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। उस माइंडसेट का ताल्लुक जो है किसी कॉरपोरेशन से भी है जो किसी बड़ी कॉरपोरेशन में काम कर रहा है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज बेसिकली नॉट being restricted to only the small businesses और startups। ये बिजनेसेस से हटकर एम्प्लॉइज के अंदर भी नजर आता है, पब्लिक सेक्टर में भी नजर आता है, हर जगह पे नजर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो इसको पढ़ाने वाले हैं, मैं बहुत ही माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि बहुत सारे इसके पढ़ाने वाले जो है ना वो ये समझते हैं कि जिसने एक सब्जी की रेडी लगा ली है वो भी एंटरप्रेन्योर है और जिसने जो है ना एक छोटी सी दुकान खोल ली है तो वो भी जो है ना एंटरप्रेन्योर है। बस ये सारे ही एंटरप्रेन्योर हैं, ये बिजनेस करने वाले हैं, ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है जी। सो दिस इज समहाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट और इसमें बड़ी एक क्लियर डिमार्केशन है, एक क्लियर डिफरेंसेस हैं। अगर आप लिटरेचर को भी स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एसएमईज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके जो ओनर्स हैं वो किसी और स्टेज पर होते हैं। ठीक है। स्टार्टअप्स की जो नेचर है वो और किस्म की है, जो बिजनेसेस को ट्रेडिशनल वे में लेकर चल रहे हैं, कन्वेंशनल वे में लेकर चल रहे हैं, उनकी जो है ना नेचर और किस्म की है और जो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो और किस्म का है। ऐसे सीरीज एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ स्टेजेस उसकी पार की, कहीं तक उसे पहुंचाया, उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया
और सेल आउट करने के बाद जो है ना वो किसी और जो है बिजनेस में जो है ना दोबारा से उन्होंने फ्रॉम द वेरी स्क्रैच स्टार्ट कर दिया। तो उनकी तो बिजनेस हिस्ट्री बहुत छोटी सी होती है, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। इवन इन एजुकेशन। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपकी इस पूरी एक्सप्लेनेशन से जो चीज वाजे हुई है वो ये कि हर बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, और आप अगर बिजनेस के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को जाहिर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंपनीज में या कॉर्पोरेशंस में नहीं कर सकते। इट इज बेसिकली ए माइंडसेट, और कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप करते हैं तो उसको इंट्राप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब देखिए, मैं अगली जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ रहे, कोई कोर्सेज नहीं कर रहे और वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी, आपके पास जो बीबीए, एमबीए, एमफिल वगैरह करने आते हैं लोग, और उसमें कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप भी है जो कि आप खुद पढ़ाते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सो जितनी चीजें आपने एक्सप्लेन की है, इसकी रोशनी में किस तरीके से आप अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं और किस तरीके से सब्जेक्ट्स चुनते हैं जो उनको पढ़ाए जाने चाहिए? जी औरंगजेब साहब, ये इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये फिर दोबारा से उस पूरी हिस्ट्री को जो है ना वो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने जो है ना ये कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। और स्टिल वी आर इन द फेज ऑफ लर्निंग। एंड आपने शुरू में जो है ना वो मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए उस्ताद कहा। जी मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं शागिर्द हूँ, और मैं शायद सारी उम्र ही जो है तालिब इल्म रहना चाहता हूँ, सीखने वाला बनना चाहता हूँ। रीजन उसकी ये है कि औरंगजेब साहब ये इसकी नेचर डिफरेंट है। अगेन बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन जो फोरम्स है उस पर भी ये अब बात हो रही है कि हमें डिजाइन क्या करना है, हमने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाना है और उनको किन सब्जेक्ट्स के साथ हमने उन्हें जो है वो इंटरेक्ट करना है और इम्यून करना है, ताकि जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे वो उस स्टेज पर पहुंच जाए, वहां पर पहुंच जाए जहां पर जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन पर भी आना शुरू हो जाए। तो इसमें जो इकोसिस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात ये है, अगर आप यूएस में भी देखें तो यूएस में भी जो 86 80s कह लें आपके, मिड 80s में जो है, मिड 80s में स्टिल जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन थी या एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट था वो बहुत ही नया जो है वो ग्रोथ पे चला गया है और बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। और जैसे और सेक्टर्स में वो आगे गया है, ऐसी उसने एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत ज्यादा जो है ना वो बूस्ट किया है, और बहुत ज्यादा उसका जो है ना उस पर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा काम है। लेकिन इवन उसकी मिड 80s में अगर आप देखें तो मिड 80s में जो है ना वो यूएस में भी ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट वाज वेरी न्यू। अब अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल ही एक नई चीज थी, एक अचंभे के तौर पे जानी जाती थी कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। इवन व्हेन वी वर डूइंग द एमबीए इन 96-98 फ्रॉम आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त वहां पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट नहीं था। यानी 96-98 ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक, 20 साल पहले, यानी 20 साल को इतना ज्यादा अरसा नहीं होता, लेकिन उस 20 साल पहले जो है ना वो आपको एमबीए में कहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिल रहा था। देन अगर आप नेक्स्ट फेज में देखें तो नेक्स्ट फेज में यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ इट, और हम भी उसका पार्ट रहे, कि जब जो है ना वो देयर वाज अ फर्स्ट बैच ऑफ एमएस एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और वो बैच वाज अगेन समवेयर जिनी पिग, जिसको जो है ना वो देखा गया कि जी इसको रन कैसे करना और किस तरीके से जो है ना इसके ऊपर तजर्बात करने, और वो तजर्बात शायद जो है ना वो होते रहे। और अब स्टेज ये आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इवन नॉट एवरी यूनिवर्सिटी बट इवन एवरी फैकल्टी इज हैविंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। उनको समझ आ गई ये बात कि जनाब अगर एक फार्मेसी का बच्चा है तो वो फार्मेसी का बच्चा भी जो बी फार्मेसी करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की अंडरस्टैंडिंग रखेगा तो वो आगे चलेगा। ऐसे ही अगर एक इंजीनियर है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग रखेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अगर वो एमबीबीएस का बच्चा है, डॉक्टर कर रहा है, तो वो उसको लिए भी जो एंटरप्रेन्योरशिप होना
जरूरी है। सेम विद अदर सब्जेक्ट्स जो लॉ है या जनरल साइंसेज है, सब में है। यहाँ पर हमने इसको डिजाइन कैसे करना है, इसके कंटेंट्स को किस तरह से मैच करना है, यहाँ पर कोई एक यानी स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। यूएस में अगर आप चले जाएं तो वहां पर औरंगजेब साहब, हर स्टेट जो है ना अपनी उस स्टेट की एनवायरनमेंट के बिल्कुल मुताबिक उस एंटरप्रेन्योरशिप को फ्रेम करती है। ठीक है, वो ये देखती है कि यहाँ न्यूयॉर्क में क्या होगा और न्यूयॉर्क के बच्चे जो है ना वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसको उस तरह से वो फ्रेम करते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्सास में चले जाएं तो वहां पर वो वैसे फ्रेम कर रहे होते हैं। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में चले जाएं तो वहां पर वो डिफरेंटली उसको बिल्कुल ही जो है ना वो फ्रेम कर रहे होते हैं। कनेक्टिकट में डिफरेंट फ्रेम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी मजबूरी ये है कि हम शायद ये समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड जो है ना अपनी जगह से, अपनी लाइन से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो गया तो गुनाह हो जाएगा। तो ये ऐसी बात नहीं है। हमने पंजाब के बच्चों को देखना है, और पंजाब के बच्चों की नेचर, सेंट्रल पंजाब के बच्चों की नेचर और होगी, जो सदर्न पंजाब के बच्चे हैं उनकी नेचर और होगी। वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और तरह से हमें फ्रेम करना पड़ेगा, हमें उनको डिफरेंट एंगल से लेकर जाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के बच्चों की जो है ना नेचर और तरह की है, उनके एनवायरनमेंट और तरह की है, उनके सर्कमस्टांसेस और तरह के हैं। इसी तरह से केपीके के बच्चे और तरह के हैं और सिंध के बच्चे और तरीके के हैं। इवन विद इन द प्रोविंस मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन है, कल्चरल चेंजेस हैं, उनको अंडरस्टैंड करके उन चीजों को बनाना पड़ेगा और उन चीजों को आगे लेकर जाना पड़ेगा। एज फार एज दी कोर्स कंटेंट्स आर कंसर्न, अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें तो वो कोर्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो कोर्स कंटेंट्स जो है ना वो जाहिर सी बात है, कोर्स कंटेंट्स जो है ना बेसिकली वो सेम ही होंगे। यानी जो बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है शायद वो उनको नो हाउ के लिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक जैसे ही होगा। लेकिन जैसे ही आगे आप स्पेशलाइजेशंस में जाएंगे और स्पेशलाइजेशंस को जो है ना जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो स्पेशलाइजेशंस की कनेक्टिविटी में आपको उस कल्चरल फैक्टर्स को एम्बेड करना पड़ेगा, और उनको जो है ना वो आप पिवट करेंगे किसी न किसी तरीके से, और आप ये देखेंगे कि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मैटर। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये जो आपने कस्टमाइजेशन की बात की अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस, ये सेमिनार्स में मुख्तलिफ जगह पे जो मीटिंग्स होती हैं बहुत ही कम सुनने को मिलती है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, ये जो आपने पॉइंट दिया। अब मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं पढ़ाई के हवाले से। एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस के 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप शुरू होता है आइडिया जनरेशन से, कि बिजनेस का आइडिया कैसे जनरेट किया जाए। तो मैं जानना चाहूंगा, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो देख और सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से ऐसा सिलेबस डिजाइन करते हैं, क्लास में क्या ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं कि जिससे आइडिया जनरेशन में बहुत मदद मिलती है। जी थैंक यू सो मच जी। अगेन क्योंकि औरंगजेब साहब आपके सारे क्वेश्चंस बड़े ही वैलिड हैं, इसलिए क्योंकि आप खुद इस फील्ड से हैं और आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसकी हर नब्ज को जानते हैं। ये जो आइडिया जनरेशन है ना सर, ये आइडिया जनरेशन, यस इट इज समहाउ वी कैन टेक इट एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल दिस बिजनेस व्हिच वी वांट टू इम्प्लीमेंट और वी वांट टू स्टार्ट। लेकिन रीजन उसमें ये है कि जब आप इस आइडिया जनरेशन की बात करते हैं तो ये आइडिया जनरेशन, एक तो ये है कि सेट पैटर्न्स दे दिए जाएं और उन्हें कहा जाए कि जी इस पर सोचा जाए और जनरेट किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड एनालिसिस है कि वो उसको ट्रेंड देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और उस ट्रेंड से जो है ना वो कोई ना कोई आइडिया जनरेट कर लेते हैं। एक ये हो सकता है कि जी उसका बैकग्राउंड फैमिली का ऐसा है कि उसको कहीं पर आइडिया जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वो जो रात को खाने पर जहां पर बैठे हुए हैं और जहां पर वो फैमिली वो डिस्कस कर रही है चीजें, वहां से उसके जहन में 10, 15, 20 आइडियाज खुद ब खुद उभरते हुए आते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फैमिली बिजनेसेस से जिनका ताल्लुक होता है, और जब हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं कि जी आइडिया जनरेट होगा और आइडिया इस तरह से जनरेट किए जाएंगे, लेट्स से कि जो है ना अकरेंसेस से आइडिया जनरेट होता है, या जो है ना वो आपकी कोई भी एक जी जनरेशन टूल्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपके जो है ना अकरेंसेस हैं, ठीक है जी, और बहुत सारी चीजों
आपको रिवर्सल इनोवेशन के थ्रू भी जो है ना वो जनरेट हो जाता है कि आप जो है ना आइडिया को जनरेट कर रहे होते हैं। एक चीज सीधी चल रही होती है, आप बिल्कुल उसको यानी ऑपोजिट एंगल से बेसिकली देखना जब आप शुरू करते हैं। जी, बेसिकली आप स्टूडेंट्स को क्लास में सोचना सिखाते हैं, मुख्तलिफ बातों पे गौर करना सिखाते हैं, बिजनेसेस पे गौर करना सिखाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी जी हौसला जी अफजा बात है। अगला स्टेप जी, हम जी असल में जी प्लीज औरंगजेब बोलिए। साहब, मैं अगर पर्सनली मेरी बात करें कि आई आल्सो बीइंग टीचिंग आइडिया जनरेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर द लास्ट 5-6 years, तो उसमें जो मेरी कोशिश होती है वो ये जी होती है कि वो जो एक सोचने का अमल है ना जी, वो जारी रहे, वो सोचने का अमल जारी रहे। अब उस सोचने के अमल में अगर तो वो बिजनेस आइडिया की तरफ वो जा रहे हैं तो दैट्स फाइन, अगर वो बिजनेस जी आइडिया की तरफ नहीं जा रहे हैं तब भी वो सोचने का अमल जारी रहे। अब उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो जी एक्टिविटीज में आप जो है ना उनको इंगेज करते रहते हैं। उनका पूरा एक सिलेबस जो है जी ना हमने बनाया हुआ है और कंटेंट्स उसको हमने कंसिडर किए हुए हैं, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से उससे रिलेट करें। जी जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी हम पहुंचते हैं दूसरे स्टेप पे। आइडिया जनरेट हो गया, उसकी प्लानिंग हो गई। अगला बहुत अहम तरीन स्टेप है कमर्शलाइजेशन। उसमें जो मेरी जी ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मार्केट की सप्लाई चेन को, अपने बिजनेस की सप्लाई चेन को नहीं समझते। किस तरीके से उस प्रोडक्ट या सर्विस को, जिसका आइडिया उन्होंने जनरेट किया है, उसको कमर्शलाइज कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, वो चीज कहां पे बनेगी, कहां पे बिकेगी। इस सिलसिले में काइंडली गाइड कीजिएगा कि आप कैसे गाइड करते हैं। जी सर, ये जो एरिया है ना ये बड़ा ही वीकर एरिया है हमारे भी, अनफॉर्चुनेट ऑन आवर साइड की जो है ना ये बड़ा वीकर एरिया है कि हम उसको कमर्शलाइज नहीं कर पाते। Sometimes the ideas are very brilliant and we are unable to commercialize it, maybe because of the less marketing tools, maybe because of less financials or fundings available, maybe less interest of the investors. लेकिन जो आज की दुनिया है, इस दुनिया में दो फिर उसको फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर तो आपने जस्ट वांट टू स्टार्ट इट ऑन द वेरी बेसिक एरियाज, और उस बेसिक एरियाज में जो है ना वो अगर आप थोड़े से एरिया को कवर करना चाह रहे हैं तो शायद आपको इतने बड़े इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेविंग से भी काम करा लेंगे और चल पड़ेगा काम। लेकिन अगर आप उसको रीजनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप उसे नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इफ यू वांट टू हैव फॉरेन, फिर क्या होगा? उस केस में फिर ये होगा कि डेफिनेटली यू नीड सम मोर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल पीपल इन इट, वन थिंग। सेकेंडली यू नीड मोर इन्वेस्टमेंट ऑन इट, यानी अगर इन्वेस्टर जो है ना वो उसको हेल्प आउट नहीं करता तो फिर शायद आप अपनी जिंदगी में, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आप एक इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल बिजनेस बनने के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि आप बन सकें। आपकी नेक्स्ट जनरेशन तो शायद बन जाए, लेकिन आपने क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको आप लोकल लेवल पर ही कहीं पर रख रहे होंगे और बड़ी मुश्किल से उसको चला रहे होंगे। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा। सेकेंडली ये है कि अगर वहां पर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ गया है और वो किस तरह से है वो लेकर चलेगा। एक स्ट्रेटेजी हम पढ़ाते हैं, बड़ी मजे की स्ट्रेटेजी है, और दैट स्ट्रेटेजी अबाउट द राइडिंग द टाइगर, कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो अननोन सा बिजनेस है, लेकिन आप कोई एक कंपोनेंट ऑफ दैट बिजनेस जो है ना वो उसका यूज कर रहे हैं जो मार्केट लीडर है, और जब आप उसको यूज कर लेंगे तो खुद ब खुद ही आप जो है ना वो बड़े प्रोमिनेंट हो जाएंगे और नुमाया हो जाएंगे। ये जो मारो तंदूर की एग्जांपल है ना जी, मैं भी इसको इसी तरह से रिलेट करता हूँ। अगर ये किसी और किसी मोहल्ले के बच्चों ने जो है ना ये तंदूर खोला होता, और शायद इससे पहले भी बहुत सारे तंदूर चलते रहे हैं, तो ये कोई इतना मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि लम्स का एक अपना नाम था, तो वो लम्स के स्टूडेंट्स की वजह से इट गॉट द पीक, और वो राइडिंग द टाइगर वाली स्ट्रेटेजी हुई, वो एकदम मशहूर हो गया। आपका एक बिजनेस है और अगर उस बिजनेस में जो है ना कोई आप बड़े बिजनेस टाइकॉन को जो है ना अपना बोर्ड का मेंबर बना लेते हैं, मियां आमिर साहब को ही जो है ना वो आप अपने बोर्ड का एक मेंबर बना लेते हैं, तो आप देखें खुद ब खुद आपका बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस है, कितना मशहूर हो जाएगा और लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये वहां पर रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें
वो जो बड़े बड़े नाम है ना जी, उनका इंटरेस्ट भी इसमें रिक्वायर्ड है। कोई क्यों आपको जो है ना वो ऐसी सपोर्ट करेगा? सो फॉर दैट रीजन वी नीड बिल्कुल सम सही। पीपल एंड वी नीड सम मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स जो शायद इन नए बिजनेसेस को हेल्प आउट कर सकें और वो बिजनेसेस आगे आगे बढ़ सकें, आगे जा सकें। ओके डियर प्रोफेसर साहब, अब वो टाइम आ गया है कि आपने जो चीजें इतने खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन की हैं, आपने सिलेबस का बताया, क्वालिटीज का बताया, एंटरप्रेन्योरशिप का बताया, अब जरा हमें इसमें भी रोशनी डालिए कि जिन सब टीचर्स ने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप करना है, उनको सोचना सिखाना है, क्या वो हर कोई आम किस्म के टीचर हो सकते हैं या उनके लिए भी टीचर्स को भी खास किस्म की शख्सियत, खास किस्म की स्किल्स का होना जरूरी है, तब वो एंटरप्रेन्योरशिप बेहतर पढ़ा सकते हैं? औरंगजेब साहब, ये मुझे 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 आप जो है ना वो मुश्किल में डालेंगे, वो इस वजह से क्योंकि देखें कैसे हो सकता है औरंगजेब साहब के एक बंदे जिसको ड्राइविंग नहीं आती हो वो ड्राइव करना शुरू कर दे, या एक शख्स जो है ना जिसको जिसको कुकिंग ना आती हो और वो शेफ बन जाए, ठीक है? या आप जो है ना आप किसी ऐसे सर्जन के पास जा रहे हैं जिसने कभी सर्जरी की ही नहीं है, जिसको जो सर्जरी का जो है ना नॉलेज ही नहीं है, उसने किसी सीनियर डॉक्टर के साथ जो है ना टाइम गुजारा ही नहीं है, आपने जी मेरी सर्जरी कर दें, तो ये तो यानी मुश्किल, बड़ा मुश्किल काम है कि आप जो है ना लोगों का वक्त जाया करेंगे और लोगों का टाइम और पैसे जाया करेंगे अगर आप उसमें ऐसे लोगों को एंगेज कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि जी आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है या समझने की जरूरत नहीं है या आपको ट्रेन होने की जरूरत नहीं है और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी, बस आप पढ़ा दें, तो ये नहीं हो सकता। ये इसके लिए व्हाट माय वेरी सिवियर एंड वेरी बिग रिजर्वेशन इज दिस कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो फॉरेन टीचिंग स्टार्ट करें, लेकिन मैं पर्सनल मेरा ये व्यू है और बड़ा स्ट्रांग मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आपका मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कॉरपोरेशंस में जाकर काम करने का तजर्बा बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपना बिजनेस का कोई ना कोई तजर्बा होना चाहिए। 2-4 साल आपको जो है ना उस मट्टी में उस जो है ना वो परेशानी में आपने गुजारने हैं और अपने कपड़े जो है ना गंदे करने हैं मट्टी से, अपने हाथ काले करने हैं, फिर आप आ जाएं, ठीक है ना? फिर आप लोगों को बताएं कि मेरी जिंदगी का ये तजर्बा रहा है, मैंने ये सीखा है, ये इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपका है ही नहीं एक, यानी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया है। यहीं से एक ही यूनिवर्सिटी से बीबीए हुआ, एक ही यूनिवर्सिटी से एमबीए हुआ, उसी यूनिवर्सिटी से एमफिल हुआ, उसी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो आपकी कहीं ना कहीं ये जो एसोसिएशनशिप होती है, रिसर्च एसोसिएट वगैरह, ये लगे, बाद में लेक्चरर लग गए और बस काम चलना शुरू हो गया। अच्छा, आप उस प्रेमिसेस से बाहर ही नहीं निकले सारी जिंदगी, ठीक है ना? आपने देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी है, आपको ये पता ही नहीं चला कि जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के डायनेमिक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती है, बॉस जो है ना वो क्या होता है, उसके हिरार्कियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपको ये पता ही नहीं चला, वो जिंदगी के तजर्बों से आपने सीखा नहीं। दूसरा फिर ये है कि एक बहुत बड़ा जो शायद हमारे एंड पर ये चीज लैक भी कर रही है, बल्कि मैं चाहूंगा कि इसको जो है ना बड़ा स्ट्रांगली एड्रेस किया जाए कि हम ये चाहते हैं कि टीचिंग का जो है ना वो कोई ना कोई ट्रेनिंग कोर्स तो जरूर होना चाहिए। हम चाहते हैं, हम जरूर चाहते हैं कि वो शायद स्कूल लेवल पर है, कुछ स्कूलों ने डेवलप किए हुए हैं, शायद कॉलेज लेवल पर कम है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर देखेंगे तो कोई अच्छी चीज आपको नजर नहीं आएगी। आई एम सॉरी, ठीक है, अच्छी चीज नजर नहीं आएगी कि वो जो है ना जो डिफरेंस क्रिएट कर रही हो, ठीक है? तो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है कि वो जो फैकल्टी मेंबर्स जिनका 10 साल का तजर्बा है, अब उसको कौन सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या जो फैकल्टी मेंबर जिसका 5 साल का तजर्बा है उसको कौन सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो फैकल्टी मेंबर का 2 साल का तजर्बा है
टीचिंग में उसको कौन सी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ये सबको अगर आप एक साथ बिठाएंगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इट्स मतलब यू कैन नॉट टीच द टीचर हाउ टू टीच, यू कैन नॉट टीच द टीचर हाउ टू टीच, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप उनकी वो उन एरियाज को एड्रेस करें जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके साथ दे विल बी मोर समवेयर कंफर्टेबल विद इट। हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, और यूसीपी में भी जो है ना हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए जिसमें जो ये डिफरेंट सीनियर कैटेगरीज के टीचर्स हैं, और फिर जो है ना मिडिल लेवल के कैडर में आते हैं, फिर जूनियर टीचर्स हैं, ये डिफरेंशिएट हों, और इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, इनके एरियाज और हैं। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि सर ये एरियाज भी और होते हैं, यानी अगर आप फाइनेंस वाले टीचर को जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में बिठा देंगे तो शायद वो बोर हो जाएगा, या एंटरप्रेन्योरशिप वाले को जो है ना वो आप ऑपरेशंस के कोर्स में बिठा देंगे तो वो बोर हो जाएगा। तो आप उसको किस तरह से लेकर चलना है, आपने किस किस एरियाज को ज्यादा एड्रेस करना है, ये बोर करेगा जी हाँ, ऐसे ही होगा ना सर, ठीक है ना। यानी वो ट्रेनिंग्स में क्या होता है, ट्रेनिंग्स में आप चले तो जाते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं होता, आप जो है ना कुछ अरसा वहां गुजारने के बाद फिर जो है ना वो आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं नहीं, तो बल्कि आप ये कहते हैं कि मेरा नाम किसने दे दिया यार, मेरा नाम ही निकाल दो यहाँ से, क्योंकि खुदा के लिए मेरा नाम निकाल दो। बिल्कुल सही जी। अब प्रोफेसर साहब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सारी बातें आपने की, एकेडमिक्स की भी और प्रैक्टिकल चीजों की भी, अब ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है और रही है, इस सिलसिले में बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो फ्लॉप भी हुए, प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे लोग ले ऑफ भी हुए। आप खास तौर पे यंगस्टर्स को क्या मशवरा देंगे कि इस सिचुएशन में वो क्या करें और कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जी औरंगजेब साहब, ये बड़ा अगेन जो है ना आजकल के हालात के हवाले से जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से एड्रेस कर सके हैं, शायद मुझसे भी अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हो, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पर एक ही कहना है कि हमें जो है ना वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहना चाहिए हर हाल में। हालात जो है ना वो मुश्किल भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, ठीक है ना। फ़ाइन नमाल उसरी युसरा, इन नमाल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, फिर हर मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। तो मुश्किल जो है ना वो आती है जिंदगी में, ये एक मुश्किल सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हैं, लोग लेव ऑफ हो रहे हैं, आपकी जो है ना वो डिस्पोजेबल इनकम्स ख़त्म होती चली जा रही हैं, देन जो आपकी कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, वो भी शायद बहुत बेहतर नहीं है, आपकी मूवमेंट बहुत कम हो गई है। तो इन सारी कंडीशंस में इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये जो बिजनेस को हमने इस वक्त जो स्टार्ट करना है, ये शायद प्लानिंग फेज है। हम इसमें प्लान ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि हमने जो है ना आगे जब हमारा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हालात ठीक हो जाएंगे, और उसमें जो है ना जैसे ही हालात ठीक होंगे तो तब फिर मैंने क्या करना है। अब यहाँ पर तो कर्टेलिंग की सिचुएशन है कि आप जो है ना वो कर्टेल करते चले जाएं, और जिस तरह से जो आपकी ज़रूरियात हैं सिर्फ उन पर आप फोकस रखें, और जहाँ पर कोई बेहतरी का मौका मिलता है उस बेहतरी को भी करें, है ना जी। और फिर वही बात कि अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जा रहें और उम्मीद रखें कि सारे काम तो उसी ने बनाने ना जी, तो वो अल्लाह पाक जो है ना वो सारे काम बना देगा इंशाल्लाह। तो हमारी ये उम्मीद होनी चाहिए, नौजवानों से भी यही गुजारिश है कि वो इस चीज़ की उम्मीद रखें, इस चीज़ को फोकस रखें, और घबराएं नहीं, क्योंकि हर किस्म के हालात जो है वो ऊपर से ही आते हैं, और उनके लिए फैसले भी ऊपर से ही आते हैं, ठीक है ना जी। तो हम सिर्फ ये देख लें कि हमने क्या करना है, इसमें हमने कौन से चीज़ों को ऑप्ट करना है और किस तरह से बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अभी फ़िलहाल प्लानिंग फेज़ है, जिसको जो है ना वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, मोर टाइम टू प्लान, मतलब आपके पास अब ज़्यादा टाइम है कि आप सुकून से बैठकर प्लान कर सकते हो। जी जी ठीक जी। तो डियर साथियों, ये थे जी। ओके जी जी।
सो डियर साथियों, ये थे प्रोफेसर इरफान सिद्दीक, जो कि अपने तवील तदरीसी तजर्बे की बिना पे बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक माइंडसेट का नाम है। अगर आप उसे बिजनेस के जरिए डिस्प्ले करेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी, और अगर आप कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटी में उसे उस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी। दूसरी उन्होंने बात की कि जो लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटीज में या किसी और जगह, उनको भी चाहिए कि वो कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रोसीजर जरूर सीख लें ताकि वो अच्छा और कामयाब बिजनेस कर सकें। इसके अलावा उन्होंने उस साथीजा की बात की कि जिन लोगों को यूनिवर्सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं उनमें खास स्किल्स और तजर्बा होना लाजमी है। इसके बाद उन्होंने पैगाम दिया कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें और किसी न किसी तरीके से एक अच्छी उम्मीद और डिटर्मिनेशन के साथ अपने अपने बिजनेसेस का आगाज करें। इसके साथ ही हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको बुलाते रहेंगे। इसी के साथ अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और जितने भी बिजनेसेस हैं यहाँ पे वो ग्रो करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।